दोस्तों हाल ही में मैंने आधुनिक बांग्ला नाम की एक हॉरर वेब सीरीज देखी है जिसे काजी असद ने डायरेक्ट करा है। IMDb पे इस सीरीज को मिले हैं 6.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप चोर की प्लेटफॉर्म पे इसे देख सकते हैं। और क्योंकि ये सीरीज एक एंथोलॉजी है तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन एपिसोड वाइज करेंगे। इनफैक्ट आज की वीडियो में हम तीनों एपिसोड की कहानी को जानेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहले एपिसोड का नाम है बोल माछेर झोल। यहाँ बोल एक काइंड ऑफ फिश है और झोल का मतलब होता है उसकी करी। सो एपिसोड का नाम बेसिकली हम फिश करी कह सकते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक प्रोफेसर से मिलते हैं जो बस में बैठ के अपने स्टूडेंट के गांव जा रहे थे। हम समझ पाते हैं कि प्रोफेसर को कविताएं लिखने का बहुत शौक था। प्रोफेसर खेतों के बीचों बीच एक बरगद के पेड़ के नीचे उतरते हैं जहाँ उन्हें अचानक से एक बोटमैन मिल जाता है जो उन्हें अपने नाव में पास के गाँव में छोड़ने की बात कहता है। अब प्रोफेसर कहते हैं कि उन्हें बोवालिया गाँव जाना है और क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है तो बोटमैन और प्रोफेसर आपस में बातें करने लगते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि वो ढाका विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और उनकी एक बेटी है जो विदेश में रहती है। साथ ही 2 साल पहले उनकी वाइफ का देहांत हो गया था। प्रोफेसर अपने फ्री टाइम में बांग्लादेश के अलग अलग जगहों में घूम घूम कर लोकल लेजेंड्स की स्टोरी सुनते थे और अपना टाइम स्पेंड करते थे। इसी के चलते कई सालों बाद वो अपने छात्र से मिलने बोवालिया आए हैं और तो और उसे अपने स्टूडेंट के मदर के हाथ का बना बोल फिश करी भी खानी है जिसे वो काफी पसंद किया करते थे। तभी उन्हें अपने स्टूडेंट अजीज का कॉल आता है जो उनसे उनकी वेयरअबाउट्स पूछता है और प्रोफेसर भी उससे पूछते हैं कि आज रात का सीन सेट है ना, जिस पे अजीज भी उन्हें आश्वस्त करता है कि हाँ आप बस आ जाइए, बाकी सब मैं देख लूंगा। प्रोफेसर की बातें सुन मांझी यानी जो बोटमैन है वो प्रोफेसर को बोवालिया गांव के बारे में कुछ तो बताना चाहता था लेकिन बार बार झिझक रहा था। मांझी का कहना था कि उसे बोवालिया गाँव से अकेले लौटने में डर लगता है और क्योंकि प्रोफेसर शहर में रहते हैं तो शायद वो सुपरनैचुरल चीजों पे भरोसा ना करे और यही वजह है कि मांझी शायद उनसे कुछ नहीं कहता। खैर अब शाम होते होते प्रोफेसर बोवालिया गाँव पहुंच जाते हैं जहां अजीज उन्हें नदी तट पर लेने आता है। यहाँ बोटमैन प्रोफेसर से पूछता है कि वो कब वापस लौटेंगे ताकि उस तारीख को वो उन्हें वापस लेने आ जाए। ये सुन अजीज तुरंत कहता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गांव में काफी सारे नाव वाले हैं जो प्रोफेसर को वापस ले जा सकते हैं। खैर अब एक बुलॉक कार्ट में बैठकर अजीज और प्रोफेसर घर की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में ये लोग ढेर सारी बातें करते हैं। प्रोफेसर अजीज को धन्यवाद देते हैं क्योंकि अजीज के बुलाने पे ही वो बोवालिया जैसे सुंदर गाँव को देख पा रहे हैं और उन्हें तो अजीज के माँ के हाथों की बोल फिश की करी भी खानी है। ये बात सुनकर अजीज थोड़ा पैनिक करने लगता है क्योंकि वो मार्केट से फिश लाना ही भूल गया था, लेकिन प्रोफेसर उसे आश्वस्त करते हैं कि आज भूल गए तो क्या हुआ, थोड़ी ना मैं आज वापस अपने घर जा रहा हूँ, कभी और खिला देना। लेकिन अजीज तो अब रिपेंट कर रहा था कि वो मछली लाना कैसे भूल गया और इसीलिए वो बुलॉक कार्ट वाले रसूल से कहता है कि मार्केट से फटाफट एक मछली लेके मेरे घर में पहुंचा देना। खैर जर्नी के दौरान प्रोफेसर अजीज को एक सिगरेट ऑफर करता है लेकिन अजीज प्रोफेसर के सामने सिगरेट पीने से कतरा रहा था। स्टिल प्रोफेसर के इंसिस्ट करने पे वो एक ले ही लेता है। अब अजीज इतने सालों बाद अपने टीचर को पाके बहुत खुश था और वो प्रोफेसर से कहता है कि इस बार आपको जाने नहीं दूंगा। इनफैक्ट दोनों में ऐसी हल्की फुल्की कुछ बातें होती हैं जिसके बाद दोनों घर पहुंचते हैं। तो अब रात को डिनर के दौरान प्रोफेसर अजीज के माँ के हाथ की बोल फिश करी को खा के बहुत खुश होते हैं और उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन अजीज की माँ प्रोफेसर को देख के भी उन्हें अनदेखा कर देती है। अजीज यहाँ प्रोफेसर के रहने का बंदोबस्त पास ही के एक डाक बंगलो में किया था और वो प्रोफेसर से कहता है कि आप रसूल के बुलॉक कार्ट में बैठ के बंगलो जाके रेस्ट करिए और कुछ समय बाद मिडनाइट के दौरान मैं आपसे आके मिलूंगा। दोस्तों ये हम समझ पाते हैं कि रात को एक्चुअली प्रोफेसर और स्टूडेंट का प्लान था कि ये लोग पास के ही एक तालाब में जाके मछलियां पकड़ने वाले थे और हाँ आज क्योंकि पूर्णिमा की रात थी तो मछलियां पकड़ने में बड़ा मजा आने वाला था। यही वजह थी कि रसूल यहाँ मछलियों का चारा भी बनाने लग गया था। खैर अब सीन शिफ्ट होकर प्रोफेसर और अजीज को दिखाता है जो तालाब किनारे बैठ के मछलियां पकड़ रहे थे और प्रोफेसर अजीज से कहते हैं कि तुम्हारी माँ शायद मुझे पहचान नहीं पाई इसीलिए उन्होंने मुझसे बातें नहीं करी। ये सुन अजीज बताता है कि उसकी माँ को 3 महीने पहले दिल का दौरा आया था जिसके बाद से शी हैज बिकम लाइक दिस। बेसिकली उनकी मेंटल हालत सही नहीं है। खैर अब अजीज प्रोफेसर को अपनी कहानी बताना शुरू करता है और अगर आपको याद होगा तो प्रोफेसर कहानी सुनने के बड़े शौकीन थे। अजीज कहता है कि उसके घर के साइड वाले घर में अकलीमा नाम की एक लड़की रहती थी जिसे अजीज ट्यूशन दिया करता था। एक रोज अकलीमा के पेरेंट्स उसकी शादी फिक्स कर देते हैं लेकिन अकलीमा को कोई और पसंद था। अकलीमा की पेरेंट्स जब उसकी लव मैरिज के लिए नहीं माने तो अकलीमा गलत कदम उठा ली। इनफैक्ट अजीज भी उसके जनाजे में गया था
था, लेकिन 3 दिन बाद सारे गांव वाले देखते हैं कि अकलीमा एक सफेद कपड़ा पहन के बरगद के पेड़ पे बैठी है। यहीं पे प्रोफेसर अजीज की बातों को काटते हुए कहता है कि हाँ, अब तुम बोलोगे कि अकलीमा की आत्मा यहाँ फंस गई और कोई भी आदमी उस बरगद के पेड़ के नीचे से नहीं जाता। ऐसा तो हर कहानी में होता है और इसमें नई बात क्या है। लेकिन अजीज प्रोफेसर से कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप आगे कहानी सुनो, मेरी कहानी अलग है। अजीज आगे बताता है कि अकलीमा की आत्मा को पेड़ में देख मौलवी साहब भी उसे देखने आए और उस पर बहुत सारी क्रियाएं किए। मतलब उनको तो ये लग रहा था कि अकलीमा की भेष में शायद कोई आत्मा या जिन है, लेकिन किसी भी भूत भगाने की क्रिया उस पे कोई असर नहीं कर रही थी। अकलीमा पेड़ पे बैठी ही रही और कुछ समय बाद उसने अपने लिए खाने को मिठाई मंगवाई। अब आपको पता होगा कि जिन को मिठाइयां पसंद है, तो सबने यही सोचा कि मिठाई खाने के बाद अकलीमा की भूत शायद मुक्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंस्टेड वो पेड़ से उतरी और अपने घर जाकर बाहर के बरामदे में सो गई। जब वो उठी तो वापस से नॉर्मल हो गई थी, लेकिन फर्क बस इतना था कि वो अब बात नहीं करती थी। खैर, ये सारी कहानी सुन के प्रोफेसर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और मरे हुए लोग वापस नहीं आते, इसीलिए मैं इस कहानी पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अजीज कहता है कि ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि 6 महीने में अब तक 13 मृत लोग अपनी कब्र से बाहर आए थे और आज जिस ब्लॉक कार्ट में हम आए उसका ड्राइवर रसूल भी उन्हीं मृत लोगों में से एक है। अजीज यहाँ प्रमाण भी देता है कि हमने पूरे रास्ते रसूल को बात करते हुए नहीं सुना। इनफैक्ट अगर ध्यान दिया जाए तो रसूल इनसे ब्लॉक कार्ट का फेयर भी नहीं लिया था। प्रोफेसर अब अजीज से पूछते हैं कि उसने ये सारी घटनाएं न्यूज में क्यों नहीं बताई, क्योंकि एक बहुत ही अननेचुरल फेनोमेनन है। इनफैक्ट जब भी रिजरेक्शन की बात होती है तो सबके मन में जीसस क्राइस्ट का नाम आता है और उसके बाद पहली बार ही ऐसा कुछ हो रहा है। अजीज कहता है कि वो बाहर की दुनिया को कभी भी ये सारी बातें नहीं बताएगा, क्योंकि क्या पता ऐसा करने से उनके गांव का ये वरदान खत्म हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है ना कि मुर्दा वापस से जिंदा हो रहे हैं और गांव में लौट रहे हैं, जिससे गांव में कभी भी शोक या मातम का माहौल नहीं रहेगा। लेकिन प्रोफेसर की सोच यहाँ अलग थी। वो अजीज को फोर्स करने लगते हैं कि गांव में रिसर्च वगैरह करवाया जाए और अगर वो किसी को नहीं बुलाएगा तो प्रोफेसर ही अपनी यूनिवर्सिटी के लोगों को यहाँ बुला के रिसर्च करवाएंगे। अब जैसे ही प्रोफेसर ऐसा कहते हैं तो अजीज कहता है कि मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा, मैं गांव का बेटा हूँ और इसको बचा के रखना मेरी जिम्मेदारी है। प्रोफेसर को भी याद आता है कि शुरू से ही अजीज की बातें काफी सस्पिशियस थी, जहाँ उसने बोटमैन के सामने बोला था कि प्रोफेसर को गांव से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर आज ही उसने प्रोफेसर को बोल फिश करी भी खिला दी। अब मानो प्रोफेसर की ये लास्ट विश हो। अब इनका फिशिंग रॉड भी हिलने लगता है और अजीज उस तरफ ध्यान देता है, जिसके चलते प्रोफेसर मौका पाकर पीछे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अजीज अपने फिशिंग हुक को उनके मुंह के अंदर फंसा देता है, जिससे प्रोफेसर एक जगह अटक जाते हैं। और तभी अजीज अपनी असलियत प्रोफेसर के सामने बताता है कि उसने यहाँ प्रोफेसर को दावत पे नहीं बुलाया है, बल्कि प्रोफेसर ही आज दावत बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तभी जंगल के सामने से वही सारे मृत लोग सफेद चोंगा पहनकर प्रोफेसर के सामने आते हैं और अजीज रिवील करता है कि हर पूर्णिमा की रात मृत लोगों को एक बलि चाहिए होती है और आज प्रोफेसर उनका खाना बनेंगे। उन मृत लोगों में अजीज की माँ भी थी और अजीज हंसते हुए कहता है कि आपसे मैंने बस एक झूठ बोला कि मेरी माँ हार्ट अटैक से बच नहीं पाई, जबकि ऐसा नहीं था। हार्ट अटैक में वो मारी गई, यानी 3 महीने से वो मृत है, लेकिन स्वाभाविक जीवन जी रही है। मतलब इस गांव में सब लोग मृत होकर वापस आ ही जाते हैं। प्रोफेसर इन सबको देख इतना डर जाते हैं कि वो हुक्ड हालत में किसी मछली की तरह तड़पते हुए उसी तालाब में घुस जाते हैं। देखा जाए तो यहाँ काइंड ऑफ आयरनी है कि कैसे हम भी मछलियों का शिकार करते हैं और यहाँ प्रोफेसर भी आज एक मछली की तरह शिकार बन गए। ये एंटिटीज प्रोफेसर के पीछे पड़ जाते हैं और अजीज पागलों की तरह हंसता है, लेकिन उसकी आंखों में हम दुख भी देखते हैं, इंडिकेटिंग कि वो ये सब करके खुश तो नहीं है, लेकिन उसे तसल्ली है कि उसने अपने गांव के सीक्रेट को बाहर नहीं जाने दिया। एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पहले एपिसोड की कहानी, जिसकी स्टोरी काफी सिंपल थी। ये स्टोरी है बिट्रेयल की, जहाँ एक स्टूडेंट अपने टीचर को धोखा देता है और उसे खत्म करवा देता है जस्ट टू प्रिजर्व हिज विलेजेस सीक्रेट। और इससे जो यहाँ एंटिटीज बन गए हैं, यानी वो लोग जो कि मृत होकर वापस आ रहे हैं, वो भी पैसिफाई हो सके। तो हाँ, यहाँ कमेंट्स में आप भी बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और कहानी का ट्विस्ट कैसा लगा। जब तक आप कमेंट्स कर रहे हैं, हम बढ़ते हैं दूसरे एपिसोड की तरफ, जिसका नाम है खसेर पाया। अब खसी यानी कि रैम, यानी कि हम काइंड ऑफ ए गोट कह सकते हैं, और पाया मींस इट्स लेग पीस। तो खसेर पाया का मतलब क्या होगा? मटन कड़ी या मटन लेग पीस इन जनरल। तो कहानी की शुरुआत में हम रफीक नाम के व्यक्ति को देखते हैं, जो कि रात को अपने बिस्तर पे सो रहा था। तभी बाहर तूफान आने लगती है, बिजली कड़कने लगती है, और ऐसे में रफीक कमरे की खिड़की को बंद करता है, देन अपने बेटे को अपने पास लाके सुलाता है। रफीक को यहाँ मेन डोर से भी कुछ आवाज आ रही थी, जिसे वो चेक करने जाता है। बट देन उसे किचन से यूटेंसिल्स की आवाज आती है और वो चुपके से दरवाजे के साइड से झांक के देखता है कि उसकी बीवी खाना बना रही थी। ऐसे में वो अपनी पत्नी से पूछता है कि आधी रात को तुम क्या कर रही हो, और इस बात पे पत्नी कहती है कि 3 दिन मैं नहीं रहूंगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मटन करी बना रही हूँ। ऐसा कहते ही उसकी आंख चमक उठती है और इससे डर के रफीक पीछे मुड़ता है, लेकिन पीछे तो उसे उसकी पत्नी दिखाई देती है, जो उसे कंफर्ट करती है और कमरे
कमरे में वापस ले जाती है। नाउ दिस इज कंफ्यूजिंग क्योंकि रफीक जिसको किचन में देखा, क्या वो उसकी पत्नी नहीं थी? क्या ये कोई और एंटिटी थी? जो भी है हमें आगे पता चलेगा। खैर, अगली सुबह रफीक अपनी पत्नी और बेटे को उनके मायके छोड़ने चला जाता है और इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि ये ट्रिप उन्होंने बहुत दिन पहले ही प्लान किया था। अब ओरिजिनल प्लान के मुताबिक तो रफीक भी इनके साथ वहां जाने वाला था, रहने वाला था, लेकिन फिर एंड मोमेंट में उसे ऑफिस का कुछ काम आ गया था जिसके चलते वो नहीं जा पा रहा था। उसकी वाइफ कहती है कि छोड़ो, फिर मैं भी नहीं जा रही, लेकिन उनका बेटा काफी एक्साइटेड था, इसलिए रफीक अपनी पत्नी को जाने को कहता है। अब किचन में रफीक की पत्नी उसके लिए मटन करी बना रही थी, यानी कि खासिर पाया, और वो सेम कल रात वाली लाइन बोलती है जिससे कुछ टाइम के लिए रफीक वापस से शॉक में आ जाता है। लेकिन सून वो अपने आप को संभाल लेता है और वो अपनी वाइफ से ये भी कहता है कि रात को वो अपने दोस्त आरिफ को बुला लेगा। क्यों? क्योंकि रफीक को घर में अकेले रहने में डर लगता है। तो आगे हम समझ पाते हैं कि रफीक एक सरकारी दफ्तर में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता था और वो अपनी वाइफ और बेटे को ड्रॉप करके ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस में उसे जमीन पे एक केबल पड़ी मिलती है और रफीक पियून हमजाद को बुलाकर इस वायर को सही करने को कहता है। इसके बाद रफीक अपने बॉस के केबिन में जाकर उनसे बातें करने लगता है, जहां इन दोनों ने मिलकर अकाउंट्स में कोई गड़बड़ करा था जिससे रफीक की नौकरी खतरे में आ गई थी। मतलब गड़बड़ तो दोनों ने मिलकर करा था, लेकिन बॉस इससे अपना पलराज झाड़ रहे थे और रफीक को फंसा रहे थे। इन द एंड यहाँ रफीक को 3 दिन का टाइम मिलता है अपनी गलती सुधारने के लिए, एंड ऑफ कोर्स इससे रफीक काफी परेशानी में आ गया था। रफीक अपने दोस्त आरिफ को कॉल करता है और उससे अपने घर आने की बात कहता है, लेकिन आरिफ आज आउट ऑफ स्टेशन था जिसके चलते वो रफीक के साथ रहने नहीं आ सकता था। एनीवेज, अब ऑफिस की छुट्टी हो जाती है और ऑफिस का पियून रफीक से कहता है कि वो आज जल्दी घर जाना चाहता है क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत खराब है और उसे डॉक्टर पे ले जाना है। रफीक भी आधे घंटे में अपना काम निपटा के घर की ओर निकल पड़ता है। अब आरिफ ने रफीक को आइडिया दिया था कि वो वॉक करके घर जाए, जिससे वो थक जाएगा और घर जाके सो जाएगा। तो हाँ, रफीक अब यही फॉलो करता है और पार्क में वॉक करने लगता है। तभी उसे एक बच्चा दिखता है जो बार बार रफीक से 200 रुपए मांग रहा था। रफीक उसे 1 रुपए भी नहीं देता और जैसे ही वो लड़का पीछे आने की कोशिश करता है तो रफीक उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है और घर की ओर निकल जाता है। अब घर जाकर वो अपनी पत्नी का बनाया हुआ मटन करी खाने ही वाला होता है कि तभी उसे गैस की स्मेल आती है। लेकिन जब वो अंदर किचन में देखने जाता है तो वहां कोई भी नहीं था। ऑल्दो जब वो वापस लौटता है तो उसे टेबल पे एक ब्लैक कैट जरूर दिखती है जो उसका खाना खा रही थी। इस ब्लैक कैट को देख के रफीक बहुत ज्यादा डर जाता है। खैर, तो यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि बाहर वापस से तूफान आ गया है और रफीक सारे विंडोज डोर्स लगाने लगता है। तभी उसे उसकी खिड़की के बाहर कोई खड़ा दिखता है और वो धीरे धीरे जाके पर्दे को हटा के देखता है कि बाहर तो बस उसकी शर्ट टंगी है जो कि सूखने के लिए डली हुई थी। तभी पीछे से वही ब्लैक कैट रफीक पे एक पल के लिए हमला कर भाग जाती है। अब रफीक सोफे पे बैठ के टीवी देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सोफे के नीचे से भी कुछ आवाजें आने लगती है। ऑल्दो चेक करने पे वहां कोई नहीं होता। नाउ जब रफीक टीवी ऑन करता है तो कार्टून चल रही होती है, जिसे देख रफीक को नींद आने लगती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि टीवी के ऊपर जो डियर का स्कल रखा हुआ है उसके हॉर्न्स में अचानक रेड लाइट जलने लग गई थी। खैर, अगले सीन में रफीक को हम वापस ऑफिस में देखते हैं, जहां उसका बॉस उसे वापस काम के बारे में पूछता है और इस बार और भी ज्यादा प्रेशर डालता है ताकि इनकी जो धांधली थी ना वो पकड़ी ना जा सके। बेसिकली हेड ऑफिस से एक कमेटी ऑलरेडी बनने लग गई थी जो कि इस फॉर्जरी की जांच करेगी। तो ऐसे में रफीक वापस से काम करने लगता है और उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। ऑफिस से निकल के रफीक पैदल ही घर जाने का निर्णय लेता है, जिससे वो रात में थक जाएगा और तुरंत सो जाएगा। इनफैक्ट अब वो होटल में डिनर करने के लिए भी जाता है, जहां वो सिंपल दाल सब्जी राइस मंगवाता है, लेकिन वेटर गलती से उसके सामने खासिर पाया या मटन कड़ी ला देता है। और तभी होटल के एंट्रेंस पे एक पल के लिए रफीक को वही बच्चा दिखता है जो कल उससे पार्क में पैसे मांग रहा था। इस लड़के को देख रफीक की हालत और भी खराब होने लगती है। खैर, अब रात के 3 बज जाते हैं और रफीक पसीने से तरबतर होकर नींद से जागता है, जहां वो देखता है कि बिस्तर पे वही छोटा लड़का उसका पैर खा रहा था। वो कह रहा था कि मैंने आपसे 200 रुपए मांगे थे मटन करी खाने के लिए, लेकिन आपने नहीं दिया, इसलिए अब आपका लेग पीस खाऊंगा। ये दृश्य इतना भयावह था कि रफीक इससे डर के बिस्तर से ही गिर जाता है। बट देन अगले ही मोमेंट वो देखता है कि उसका पैर बिल्कुल ठीक है, यानी वो अब तक कोई डरावना सपना ही देख रहा था। अब रात के 3 बजे वो टीवी देखने लगता है, जहां टीवी पे पिछले एपिसोड वाला सीन चल रहा था। लेकिन आप भी उससे परेशान नहीं होना, ये बस एक छोटा सा रेफरेंस है पिछले पार्ट का और दोनों कहानी में कनेक्शन फिलहाल तो नहीं है। एनीवेज, तभी रफीक देखता है कि सोफे के नीचे वही लड़का लेटा है और रफीक के पैर पकड़े हुए था, जो उसे वापस से वही बातें कहता है, मतलब वही 200 रुपए आपने नहीं दिए तो मैं आपका पैर खाऊंगा। इस सब से रफीक इतना डर जाता है कि वो फर्श पे ही बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह रफीक की आंख खुलती है, जिसके बाद वो तुरंत ऑफिस जाता है और देर तक काम करने लगता है। रफीक प्लान करता है कि वो ऑफिस में देर रात तक काम करेगा और अपने साथ प्यून को रखेगा, जिससे उसे डर ना लगे। इसलिए वो प्यून हमजाद से कहता है कि तुम भी मेरे साथ रुक जाना, मुझे डिनर वगैरह चाहिए होगा। हमजाद ये सुन रफीक से रिक्वेस्ट करता है कि उसे जल्दी घर जाना है क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत खराब है, जिस पर रफीक कहता
कहता है कि एटलीस्ट 10 बजे तक तो रुक जाओ, तब तक मेरा काम ना हुआ तो तुम निकल जाना। अब ना चाहते हुए हमजाद को ऑफिस में रुकना पड़ जाता है। खैर अब हमजाद बाहर चाय पी रहा होता है और उसी वक्त अंदर लाइट चली जाती है और बाहर भी तेज बारिश होने लगती है। रफीक को अंधेरे से बहुत डर लगता था, जिसके चलते वो पैनिक करने लगता है और जैसे ही वो ऑफिस में इधर उधर घूमने लगता है तो उसे अपने पीछे वही बच्चा हाथ में बुचर्स नाइफ लिए दिखता है जो उसे सेम बातें कह के डरा रहा था। रफीक इससे इतना डर जाता है कि वो भागने लगता है। और अगर आपको याद होगा तो इनके ऑफिस में एक वायर पड़ी हुई थी, तो हाँ उसी वायर में फंसकर रफीक काइंड ऑफ टेबल पे गिर जाता है, जहां उसका सर टेबल पे लग जाता है और ये चोट इतनी गहरी होती है कि धीरे धीरे रफीक अपना दम ही तोड़ देता है। इस एपिसोड के एंड में हम उसी बच्चे को वापस से पार्क में देखते हैं जो इस बार एक और आदमी से 200 रुपए मांग रहा था। एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एपिसोड 2 की कहानी, जो कि पूरी तरह इसी चीज पे बेस्ड है कि कैसे 3 रात तक रफीक अकेले घर में ट्रॉमेटाइज रहा और फिर एट द एंड अपने डर के कारण वो समाप्त ही हो गया। कहानी में जो कुछ भी हुआ उसके 2 पहलू हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि रफीक के पीछे सच में कोई शैतान पड़ा था जो उसे डरा रहा था और वो बच्चा भी इसमें शामिल था। हो सकता है वो कोई शैतान का रूप हो जो कि लोगों से पैसे मांगता है, पैसे मिल जाए तो शायद वो लोगों को जिंदा छोड़ दे और ना मिले तो वो अपने असली रूप में आके सामने वाले को समाप्त करता है, मतलब उन्हें डरा के ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करता है कि इंसान खुद ही खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ रफीक के कमजोर दिल के कारण हुआ, जहाँ उसे पहले से ही अंधेरे में रहने से या अकेले रहने से डर लगता था। इनफैक्ट उस पे काम का भी बहुत प्रेशर था, मोरओवर उसने फ्रस्ट्रेशन में बच्चे को भी थप्पड़ मार दिया था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई और उसे एंजाइटी अटैक आया और वो टेबल से टकराकर समाप्त हो गया। अब मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि आपको कौन सा पर्सपेक्टिव यहाँ सही लगता है। इनफैक्ट अगर आपकी कोई एडिशनल थियरीज है इसको लेके तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मीनवाइल हम बढ़ते हैं तीसरे एपिसोड की तरफ, जिसका नाम है हासेर सलून। हैश यानी डक और सलून ए टाइप ऑफ करी, तो नेम क्या हो गया, डक करी। इनफैक्ट आप देख रहे होंगे कि तीनों एपिसोड्स में करी ही बन रही है काइंड ऑफ, एक में फिश, एक में रैम और एक में डक। ये काइंड ऑफ इस पूरे सीरीज के थीम को टाई करती है, ऑल्दो कहानियां काफी डिफरेंट है। तो चलिए जानते हैं तीसरी कहानी क्या है। तो तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम एक बोटमैन मुक्ता को देखते हैं जो मछलियां पकड़कर अपने गांव लौट रहा था। वो बोट को नदी किनारे लगाता है और तभी पीछे से कोई उसे बुलाता है। मुक्ता अब थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर सामने ही उसे एक आदमी दिखाई देता है जो उसे कुछ पूछने का नाटक करता है और मुक्ता के पास आते ही वो अनजान शख्स उसके गले में एक फंदा डाल के उसे पेड़ से लटका देता है, जिससे मुक्ता वहीं समाप्त हो जाता है। हम समझ पाते हैं कि इस आदमी का नाम मुज्जू है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो अपने क्लाइंट से पैसे लेके विक्टिम्स के ठिकाने लगाता है। इनफैक्ट अपना काम खत्म होने के बाद वो हसार सलून या डक करी खाता है और एक और काम भी करता है जो फिलहाल तो वो बताता नहीं, लेकिन इवेंचुअली हम जान ही जाएंगे। खैर अब उसे उसके क्लाइंट का कॉल आता है जो कि पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता था और मुज्जू उससे बाकी के पैसे मांगता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि अभी तक मुज्जू ने कुल 44 लोगों को समाप्त करा है और उसे इस बात पे बहुत गर्व भी है। यहाँ उसका क्लाइंट उसे एक और आदमी को समाप्त करने का टास्क देता है जो कि कल ही होने वाला था। खैर अब मुज्जू गांव में आगे बढ़ने लगता है और उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई देती है जो कि एक लड़की की होती है। ये लड़की काफी सुंदर थी और वो सुंदर सा गाना भी गा रही थी और मुज्जू उसके आवाज से आकर्षित होकर उसे गंदे तरीके से घूरने लगता है। तभी वहाँ लड़की की माँ आ जाती है और मुज्जू उनसे कहता है कि वो उनकी बेटी की सुंदर आवाज को रिकॉर्ड कर शहर के एक बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर को सुनाना चाहता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये लड़की बहुत ही अच्छा गाती है और एक बड़ी सिंगर बन सकती है। साथ ही वो लड़की को एक नोट का बंडल देते हुए कहता है कि आज रात उसके लिए डक करी बनाए ताकि वो एटलीस्ट माँ के हाथ जैसा खाना खा सके। अब ये औरत काफी गरीब घर की थी और कई दिनों से अच्छा खाना भी नहीं खाई थी, इसीलिए वो पैसे ले लेती है और रात के खाने के लिए उसे अपने घर बुला लेती है। हालांकि ये लड़की उसकी माँ को डांटती भी है कि जान पहचान ना होने के बावजूद भी उसकी माँ किसी अनजान शख्स को घर बुला के उसे दावत दे रही है। खैर माँ पैसे तो ले ली थी, तो ऐसे में मुज्जू रात को आता है, खाना वगैरह खाता है और फिर कहता है कि क्या वो आज रात यहीं बिता सकता है। लेडी कहती है कि उनके घर में एक ही कमरा है जहाँ ये माँ बेटी सोती है, तो मुज्जू यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन मुज्जू कहता है कि वो यहीं आंगन में सो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर आधी रात को मुज्जू उठता है और इन माँ बेटी के कमरे में जाकर उनके साथ गलत करता है और जाते जाते उन्हें खत्म भी कर देता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इन लोगों को खत्म करने के बाद मुज्जू को कैसी भयानक इच्छाएं होती हैं। अब मुज्जू एक बस स्टैंड के पास बैठकर अपना टाइम बिता रहा था और तभी उसे एक लड़का एक पिस्टल और बाइक देने आता है, क्योंकि आपको याद होगा कि आज के दिन उसे एक और बड़ा काम करना है। खैर मुज्जू सीधे एक पॉलिटिकल पार्टी के अड्डे में पहुंचता है और उसका काम था वहां के चेयरमैन को समाप्त करना। मुज्जू अब चेयरमैन के पीछे पीछे वॉशरूम में घुस जाता है, उन्हें गोलियों से भूनकर बाहर चला जाता है। मुज्जू मौके से फरार होने ही वाला था कि चेयरमैन के 2 लोग उसे देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब मुज्जू जैसे ही बाइक पे बैठ के भागने वाला होता है तो पीछे से उस पर फायरिंग होती है, लेकिन कैसे भी मुज्जू बाइक लेके वहां से भागता है। अब भागते भागते मुज्जू काफी दूर आ जाता है और एकदम से उसे अपने आंखों के सामने चीजें धुंधली होती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो रुक तो सकता नहीं था, इसलिए वो बाइक चलाता रहता है और फाइनली एक आधुनिक बंगला बोर्डिंग यानी एक होटल टाइप की जगह में आ रुकता है। वो सोचता है कि आज रात वो यहीं बिताएगा, इसलिए वो काउंटर पे जाके
अपने लिए कमरा बुक करता है। वहीं रिसेप्शनिस्ट से उसका नाम पूछने पे वो कहता है कि उसका नाम मौत है, जिसे सुन मुज्जू थोड़ा हैरान हो जाता है। अरे मुज्जू अपने कमरे में जाकर आराम करने लगता है, लेकिन तभी बाहर से कोई नॉक करता है। बाहर वही रिसेप्शनिस्ट खड़ा था जो आज रात को मुज्जू को एक जलसा यानी पार्टी के लिए नीचे हॉल में इनवाइट करता है। मुज्जू जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन स्टिल वो कहता है कि मैं आ जाऊंगा, और मौत उससे कहता है कि नीचे आपको गन लाने की कोई जरूरत नहीं है, सब वहाँ हार्मलेस लोग ही रहते हैं। एनीवेज तो अब मुज्जू नीचे जाता है और सारे लोग ड्रिंक्स वगैरह कर रहे होते हैं और देख के लग रहा था यहाँ कोई मास्क पार्टी चल रही है। मुज्जू भी ड्रिंक करता है और वहाँ उसे मेन सिंगर वही गाना गाते हुए सुनाई देती है जो वो पहले भी एक लड़की से सुन रखा है। इनकेस अगर आपको याद होगी मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ। और जैसे ही मुज्जू उसके सामने जाता है वो सिंगर अपना मास्क उतार देती है, जिसे देख मुज्जू चौंक जाता है क्योंकि ये वही लड़की थी, यानी उसकी जो विक्टिम थी। फिर पीछे उसे वही नेता मिलता है जिसको वो अभी अभी समाप्त करके भागा था। इनफैक्ट सामने उसे मुक्ता भी खड़ा मिलता है, जिसे हम एपिसोड के स्टार्टिंग में देखे थे। बेसिकली दोस्तों ये पार्टी कोई साधारण पार्टी नहीं थी, बल्कि यहाँ मुज्जू के सारे विक्टिम्स जमा हुए थे जो उसकी तरफ गुस्से से देख रहे थे, और मुज्जू इन्हें देख काफी डर जाता है। मुज्जू अब इस पार्टी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। इनफैक्ट वहाँ एक साइन बोर्ड भी लगा होता है जिसपे लिखा था कि जो एक बार अंदर आ जाता है वो बाहर नहीं जा सकता। अब मुज्जू मौत को गन पॉइंट पे ले लेता है और होटल का मेन गेट खोलने को कहता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उससे कहता है कि शायद अब सारी बातें समझ नहीं पाए हैं। और तभी मुज्जू अपने पेट में एक गोली का निशान देखता है और कहानी पास्ट में चली जाती है, जहां हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि मुज्जू जब नेताजी को मार के भाग रहा था तभी उनकी आदमियों ने उस पे गोली चला दी थी जो उसके पेट में लग गई थी। अब तब तो मुज्जू हीट ऑफ द मोमेंट पे बाइक लेके फरार हो गया था, लेकिन चलते चलते उसकी हालत खराब हो गई थी और आपको याद होगा कि उसे रास्ते में एक जगह थोड़ी तकलीफ भी हुई थी, मतलब सब कुछ ब्लर हो रहा था। तो बेसिकली हुआ यह था कि उस मोमेंट में चोट की वजह से उसकी जान चली गई थी। एंड देन मुज्जू या उसकी आत्मा जो भी आप कहें होटल पे आई, एंड जो कुछ भी इसके बाद हुआ वो सब मुज्जू का आफ्टर लाइफ है। तो आफ्टर लाइफ में उसे अपने सारे विक्टिम्स दिख रहे हैं और अब इटर्निटी तक मुज्जू ऐसे ही रहेगा अपने ही विक्टिम्स के साथ, जहां उसे हर पल अपने कर्मों का अफसोस होगा। इनफैक्ट इस पॉइंट पे आप ये भी समझ गए होंगे कि ये जो होटल है ये कोई होटल नहीं है बट काइंड ऑफ हेल है, जहां मुज्जू को सजा मिलेगी और यहाँ से वो कभी भी भाग नहीं पाएगा। तभी तो यहाँ गोली बंदूक की जरूरत भी नहीं, कुछ काम ही नहीं करेगी। और ध्यान दे तो रिसेप्शनिस्ट का नाम क्या है? मौत, क्योंकि लोग पूरी जिंदगी कुछ भी करे अंत में उन्हें गुजर जाना होता है और उसके बाद उनकी आफ्टर लाइफ की जर्नी भी शुरू होती है। खैर अगले सुबह पुलिस को मुज्जू की लाश मिलती है जो कि उसी होटल के पास थी, लेकिन द ट्विस्ट इज कि यहाँ पे जो होटल था वो किसी खंडर से कम नहीं था। एपिसोड 3 यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों थर्ड कहानी काफी सिंपल थी, उसे फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ आफ्टर लाइफ की बात कही गई है। मैंने यहाँ क्लियरली बता दिया है कि मुज्जू किस तरह से खत्म हुआ और आफ्टर लाइफ में उसके साथ क्या होगा। ये एपिसोड यही दर्शाती है कि जो कर्म भी हम करते हैं बीइंग ए मॉर्टल, तो उसकी सजा हमें जरूर मिलने वाली है। मतलब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा होगा, बुरे कर्म करोगे तो आपके साथ भी एंड में बुरा ही होने वाला है इन द आफ्टर लाइफ। अब पूरे सीरीज की बात की जाए तो यहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि एपिसोड के नाम खाने के डिशेस पे हैं और इसलिए पूरी सीरीज का नाम भी आधुनिक बांग्ला होटल है। बेसिकली ये सीरीज शरीफुल हसन के एक शॉर्ट स्टोरी पे बेस्ड है। सीरीज के अंदर की कहानियां काफी सिंपल थी जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और जो कुछ भी थियरीज से बन रही थी मैंने हर एपिसोड के बाद आपको बता ही दिया है। ऑल्दो अगर आपके पास इसको लेके कुछ और डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ एडिशनल थियरीज है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।